मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप सब लोग सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सही है? ओके, तो मैं प्रयास ये करूंगा कि आपको सर्वप्रथम ये बताऊं कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं तो बेकार है। तो मैं आज आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इसकी तैयारी कैसे करें पहले 10, 12, 15 मिनट में, और उसके उपरांत मैं चर्चा करूंगा कि जो नैतिकता से संबंधित प्रश्न है जो जनरल स्टडीज के चौथे प्रश्न पत्र में आते हैं, उसको कैसे अप्रोच करें। और उसका उद्देश्य ये नहीं है कि मैं एक केस स्टडी आपको बताऊं या 2 केस स्टडी बताऊं, मैं आपको उसको तरीका बताऊंगा कि किसी भी केस स्टडी, अभी ये मुझसे पूछ रहे थे कि साहब आपको केस स्टडी बता दीजिए वहां पर, हमने कहा ऐसा नहीं, आप कोई केस स्टडी दे दीजिए। आपका अगर नजरिया ठीक है, आपकी समझ ठीक है, आपका विश्लेषण ठीक है, तो आप किसी भी केस स्टडी को कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा अध्ययन की जरूरत नहीं है, उसके लिए आवश्यकता है समझ की, और वो मैं आज आपको बताऊंगा उस प्रकार की समझ आप कैसे बनाएं। अब जो भी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, अगर ईश्वर ने चाहा तो आप में से अधिकतर लोग सिविल सेवा में आ जाएंगे। अगर नहीं भी आए तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप ऐसी तैयारी करेंगे तो आप जीवन में निश्चित सफल। और किसी तुक्के से आप सिविल सेवा में आ भी गए और आपने वो तैयारी नहीं की जो मैं बताने जा रहा हूं, क्योंकि मैं सिविल सेवा में रहा हूं, आप सिविल सेवक बन के भी बहुत परेशान गुजरे। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। सामान्य रूप से सर्वप्रथम मैं बताऊंगा आपको कि सिविल सेवा की तैयारी कैसे की जाए। देखिए, सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 3 महत्वपूर्ण बिंदु। पहला है ज्ञान, यानी कि आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप आगे कुछ कर नहीं सकते। तो मैं आगे आपको बताऊंगा इस ज्ञान का अर्जन सही तरीके से कैसे करें। तो पहला हुआ ज्ञान। दूसरा हुआ, ज्ञान तो आपने प्राप्त कर लिया, लेकिन आप परीक्षा पत्रों को अगर देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो सीधे प्रश्न नहीं आते। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप विश्लेषण करके उसे प्रस्तुत करेंगे। तो अपने मस्तिष्क को, अपने चिंतन को कैसे विश्लेषण करने के लिए आप तैयार करें, उस पर मैं संक्षिप्त में चर्चा करूंगा। तो पहली आवश्यकता है ज्ञान की। दूसरी आवश्यकता यह है कि आप जो ज्ञान हो उसका विश्लेषण कैसे करें अपने मस्तिष्क में। और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपको ज्ञान भी प्राप्त हो गया और आपने विश्लेषण की प्रक्रिया भी समझ ली, लेकिन आप उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे, लिख ही नहीं पा रहे। अंततः आपको जो मार्क्स मिलेंगे, जो भी परीक्षा में आपको मिलेगा, नंबर मिलेंगे, वो इस आधार पर निर्भर करेंगे कि उन परीक्षा के 3 घंटों में आपने कैसे उत्तर लिखा। और आप जब इंटरव्यू के लिए गए, पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए गए, तो वहां आपने कैसे बोला। तो ज्ञान, विश्लेषण और अभिव्यक्ति, इन 3 पर हम चर्चा करेंगे। आप सब, मैं मान के चल रहा हूं हिंदी मीडियम से हैं, तो मैं अंग्रेजी नहीं बोलूंगा बिल्कुल। कोई अंग्रेजी माध्यम का तो नहीं है? ओके। नो सर, तो आप लोगों ने ऐसे कहा कि सब अंग्रेज हैं। नहीं, हिंदी का प्रयास कर रहे हैं। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि अगर आपका माध्यम हिंदी है, मेरा माध्यम अंग्रेजी था, अगर आपका माध्यम हिंदी है तो आप सोचें, खाएं, पिए, बैठे, चलें फिरें, सब हिंदी में। व्हाट्सएप वाली भाषा मत बोलें कि पता लगा लिखना आपको हिंदी, आप लिख रहे हो उसे रोमन स्क्रिप्ट। मैं अक्सर देखता हूं, देवनागरी में लिखिए, हिंदी में सोचिए, सब कार्य हिंदी में कीजिए। इसमें मैं बाद में आऊंगा। इन 3 बिंदुओं पर, ज्ञान, विश्लेषण और अभिव्यक्ति पे आने से पूर्व कुछ सामान्य बिंदु मैं आपको अवश्य बताना चाहूंगा। आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसमें क्वालिफाई करना अत्यंत दुरूह। मुझे अभी भी रात में सपने में आता है कि मैं क्वालिफाई नहीं किया, क्योंकि मैं आप जैसे लोगों से चर्चा करता हूं और देखता हूं कि इतने धुरंधर लोग हैं और फिर भी नहीं आ पाते, तो मैं तो उतना धुरंधर हूं। अब परीक्षा और कठिन हो गई है, अब शायद मैं परीक्षा दूं, मैं उत्तीर्ण शायद ना हो पाऊं, कठिन होगा। तो कैसे किया जाए? पहला पहला सिद्धांत यह है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन करें। और मैं इसका तात्पर्य बताऊंगा कि डिसिप्लिन से मेरा मतलब क्या है। मेरा मतलब यह है कि दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर आपने प्रत्येक पल को इस प्रकार से नहीं बताया कि किस प्रकार वो पल आपके लिए सिविल सेवा के लिए उपयोगी है, तो आपके लिए आना कठिन होगा।
हर पल, यानी कि आप रेस्ट कर रहे हैं तो भी इस उद्देश्य से कि आप सिविल सेवा में आना चाहते हैं। आप टहल रहे हैं तो भी इस उद्देश्य से कि आपको सिविल सेवा में आना है। अब टहल रहे हैं तो क्या करेंगे आप? सोच तो सकते हैं, बिल्कुल सही किसी सोच तो। अब क्या सोच रहे हैं आप? अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, जो पढ़ा है उसके बारे में। कोई चीज इसमें खराब नहीं है, लेकिन इस समय आपका एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आप कर रहे हैं। तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आपको एकाग्र होकर उसी बात के लिए कार्य करना है। तो कोई भी कार्य करें, आप आज जैसे यहां आए हैं तो आपका उद्देश्य यह है कि आपको जानकारी हो सके कि आप सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे हो। ये उद्देश्य है आपका, उसके अनुरूप आप कार्य कर रहे हैं। यही आपको करना है कि हर पल, एक पल भी आप वेस्ट नहीं करेंगे, यानी कि रिलैक्स भी करेंगे तो इस उद्देश्य से करेंगे कि मुझे सेवा में आना है। अब समस्या यह आती है कि मैं आपको ज्ञान बांटने नहीं आया हूं यहां पर, मैं व्यवहारिक रूप से समझाऊंगा कि जो भी मैं कह रहा हूं उसको कैसे किया जाए, जो कि मैंने स्वयं किया। इसमें एक भी ऐसी चीज नहीं है जो मैंने नहीं की। मैंने अपने आप को डिसिप्लिन किया और यह किया, कहा कि अब मैं इस प्रकार से कार्य करूंगा। इसको करने के लिए मुझे पता नहीं आप लोग अपना दिनचर्या पूरी बनाते हैं नहीं बनाते, कि सुबह कितने बजे उठेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कितने बजे खाना खाएंगे, कितने बजे आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ऐसा बनाते हैं आप सब लोग? सब जने बनाते हैं? बहुत अच्छा अगर बनाते हैं। मैं नहीं बनाता था। मैंने इसको समझा कि अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो कभी ये करूंगा, कभी वो करूंगा, कभी वो करूंगा। अपने पूरे दिन को सुनियोजित करें। आप जब बनाएंगे तो आप ये भी देखें कि आप समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं। ये हंसने की बात नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं। कई लोग सुबह सुबह 1 कप चाय के बाद जाते हैं, कई को 2 कप की जरूरत पड़ती है, कई को 3 कप की जरूरत पड़ती है, और कई अंदर जाके 5 मिनट में निपटा देते हैं, कई आधे घंटे में निपटाते हैं। समय कार्य एक ही है, लोग अलग अलग समय ले रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने रात्रि को जो किया है उससे सुबह पर प्रभाव पड़ता है। मैं इसलिए इस चीज को बता रहा हूं कि हम इस पे विचार नहीं करते कि हम दिन के 24 घंटे कैसे व्यतीत कर रहे हैं। मुझसे अक्सर लोग कहते हैं साहब मेरे पास समय कम है। 24 घंटे तो बहुत है भाई। आप 7 घंटे ज्यादा सोएंगे नहीं तो उसके बाद क्या होगा? 17 घंटे हैं आपके पास। 17 घंटे, अरे आप 10-12 घंटे पढ़ लीजिए, काफी है। इसका मतलब समय ही समय है। लेकिन फिर भी लोग मुझसे कहते हैं साहब समय कम है। तो आप इस प्रकार से अपनी दिनचर्या बनाएंगे कि रिलैक्स भी करेंगे, पढ़ेंगे भी। अब क्या बनाएंगे ये आप पे निर्भर करता है, हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। एक आध सुझाव जरूर देना चाहूंगा जो आप दिनचर्या करते हैं। आप अपनी दिनचर्या जो बनाएं उसमें शारीरिक व्यायाम का कुछ समय रखते हैं, नहीं रखते हैं? सब जने रखते हैं। मेरा उन लोगों से सुझाव यह है कि दिन में कम से कम आधा घंटा से 45 मिनट शारीरिक व्यायाम अवश्य करें। व्यायाम से मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि आप दंड बैठक लगाएं, आप टहलें जोर के। मैं जैसे वॉक करता था, क्योंकि लाभ क्या होता था, वॉक करने में मैं रिवीजन कर लेता था, दिन भर जो पढ़ता था उसका चिंतन कर लेता था, वॉक भी करता था, वो भी करता था। लेकिन ये जरूर करें। दूसरा, अगर आप ये समझते हैं कि आप कुछ चीज याद करना चाह रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर आप जैसे लोग मुझसे ये कहते हैं कि साहब याद नहीं होती चीज, पढ़ जाते हैं भूल जाते हैं। होता है, पढ़ लिया साहब याद ही नहीं रहा। अब याद कैसे रखा जाए, इसकी एक ट्रिक है। एक क्या, कई ट्रिक्स हैं। पहली चीज, मैंने लॉ सब्जेक्ट लिया था, लॉ लिया था सब्जेक्ट। अब लॉ में मुझे करीब 600 केस स्टडी याद करनी थी। तो मैंने अपने मित्र को फोन किया, मैंने कहा यार बताओ याद कैसे करें। उसने कहा बॉस, याद करने के लिए सबसे अच्छा समय तो सुबह होता है। अब मैं देर से उठने वाला था। आप में से कितने लोग सुबह उठते जल्दी? अरे काफी लोग उठ जाते हैं, बहुत बढ़िया। आजकल मेरे को तो बताया गया कि सभी लोग देर से उठते हैं। मेरी तरह सभी निशाचर है। मैं निशाचर था, रात को पढ़ता था। उसने कहा सुबह उठना पड़ेगा। अब ये मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि आपको कई अपनी आदतों को परिवर्तित करना पड़ेगा। वो आदत परिवर्तित कैसे करें ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपकी चाह तो है, आपको राह भी दिख रही है, लेकिन आपको ही नहीं पता उस राह पे चले कैसे, परिवर्तित कैसे करें। मैंने कैसे परिवर्तित किया ये मैं बता रहा हूं आपको, आप भी उस तरीके से कर सकते हैं। किसी भी परिवर्तन को लाने के लिए अपनी आदत में आपको जो परिवर्तन करना चाह रहे हैं आदत को, उसको ऐसी चीज के साथ जोड़िए जो आपको बहुत अच्छी लगती है। जैसे मैंने क्या किया,
आजकल तो टीवी पे आता है, उस हमारे टाइम पे टीवी पे क्रिकेट नहीं आता, तो मैं क्रिकेट का बड़ा शौक। तो इंडिया टीम ऑस्ट्रेलिया गई हुई थी, टेस्ट मैच खेल रही थी। 5 टेस्ट मैच थे वहां ऑस्ट्रेलिया में। टेस्ट मैच जो है भारतीय समय 5:30 बजे शुरू होता था। तो मैं 25 दिन उठा कमेंट्री सुनने के लिए, कमेंट्री आती थी, मुझे इतना शौक था, मैं उठ गया उसके लिए। और 25 दिन उठा, आज तक मैं 6 बजे मेरी आंख खुल जाती। यानी कि आप उसी कार्य को ऐसी चीज के साथ जोड़िए जो आपको बहुत अच्छी लगती है। मैं आप जैसे लोगों को तो सुझाव ये देता हूं, भाई आप ऐसी अपनी गर्लफ्रेंड लीजिए, आप अपने ऐसे बॉयफ्रेंड लीजिए जो सुबह 5:30 बजे आपको फोन करे, आप अपने आप उठ जाएंगे बिना किसी गाली दिए। तो आपको आपको ये विचार करना पड़ेगा कि अपने व्यवहार में परिवर्तन के लिए क्या करें। जैसे कई लोगों में कुछ गलत आदत होती है, तो अपने मित्र से कहिए, जब भी मैं कुछ कहूं या बोलूं या करूं तो मुझे टोको। इस तरीके से आप अपने व्यवहार में परिवर्तन करें, क्योंकि आप डिसिप्लिन करना चाह रहे हैं अपने आप। लोग अक्सर कहते हैं साहब मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूं। मैं साहब जब पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग कहीं और रहता है। वो इसलिए रहता है, अब मैं दूसरे पॉइंट पर आ रहा हूं, कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो आप लगन से करेंगे। अगर आप इसको बोझ मान के चलिएगा ये तैयारी को, अरे इतना बड़ा पहाड़ है मैं कैसे वहां तक जाएंगे, तो नहीं होगा। उस पहाड़ पे जो रास्ता है उसके आप छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए, एक एक कदम। और हर कदम पे अपनी पीठ को थपथपाइए, मैं 1 कदम चढ़ गई, मैं 2 कदम चढ़ गई, उस ऊपर तो आप बाद में पहुंचेंगे। हम डर जाते हैं उस बड़े पहाड़ को देखकर। आप एक एक कदम करके चलिए। तो आपने जैसे दिन का आज कार्यक्रम बनाया कि मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, मैं ये करता था, एक चैप्टर पढ़ा और मुझे समझ में आ गया तो अपने आप को संतोष करता था। मैं देखिए आज मैंने रखा है अपने लिए टारगेट और पूरा कर लिया। छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए, बहुत बड़ा टारगेट लेकर आप अपने को बर्डनसम कर लेंगे। आपको अगर कोई चीज भी अच्छी लगेगी तो आप उसे आराम से और अच्छी तरह करिएगा। अच्छी नहीं लगेगी तो पोस्टपोन कर दीजिएगा। कई लोग मुझसे कहते हैं साहब हम करते हैं लेकिन वो साहब वो हो नहीं पाता, फिर हम छोड़ देते हैं। आप कोई अच्छी चीज छोड़ेंगे? आपको जलेबी पसंद है, सामने रखी तो खाएंगे खाएंगे ना। तो आप अपना चिंतन उस हिसाब से बनाइए। ये मैं सामान्य बातें इसलिए बता रहा हूं कि अगर आप सामान्य रूप से अपने आप को डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो आगे जो मैं जो भी बताने जा रहा हूं सब बेकार। आपको अपने आप को उस हिसाब से ढालना पड़ेगा कि आपने अपने लिए एक लक्ष्य बनाया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपने बहुत थोड़े छोटे 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 लक्ष्य बनाए और उनको प्राप्त करके, छोटे लक्ष्यों को प्राप्त करके आप संतोष होने का प्रयास कीजिए। अब जैसे मैं तो हर चीज को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांट लेता हूं। मुझे यहां जाना था, मुझे यहाँ 4 बजे तक पहुंचना था। मैं बहुत दूर गुड़गांव के पास एक शादी में गया हुआ था। अब इसकी प्लानिंग कैसे होगी? छोटी छोटी प्लानिंग होगी कि मैं वहां से वहां कितने बजे पहुंचूंगा, वहां से कितने बजे पहुंचूंगा, जो मुझे लेने आ रहे हैं वो वहां कितने बजे पहुंचेंगे। और जब वो चीज हो जाती थी तो मुझे प्रसन्नता होती थी, हाँ भाई देखो टाइम से यहाँ पहुंच गया। अब कहेंगे साहब ये तो आईएएस अफसर हैं, रिटायर्ड सेक्रेटरी, ये इस बात से खुश हो रहे हैं टाइम से पहुंच गए। नहीं, हर छोटी चीज का आप आनंद लीजिए, हर पल का आनंद लीजिए। आप मजे से इस जर्नी को निकालेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए, और इसको दुख से निकालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो सामान्य रूप से ये बातें। अब मैं आता हूं उन बिंदुओं पर जो मैंने कहा था आपसे कि ज्ञान कैसे प्राप्त करें। देखिए ज्ञान, आप सब मेहनत कर रहे होंगे, मैं मान के चल रहा हूं आपका लक्ष्य है मेहनत कर, लेकिन आप सही मेहनत कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसके लिए आवश्यक है कि आप सही पुस्तकों का चयन अवश्य करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जहां भी कोचिंग गाइडिंग ले रहे हैं, मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी कहता हूं कि पढ़ाने के बजाय आप इन लोगों को गाइड कीजिए, क्योंकि अगर आपको पढ़ाने की जरूरत पड़ रही है तब तो समस्या है। आपको यह बताना जरूरी है कि किस विषय पर कौन सी पुस्तक महत्वपूर्ण है, और इसकी जानकारी के लिए आपको भी ये ज्ञान होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, पूर्व वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। आप उन प्रश्नों का उत्तर शुरू में देने का प्रयास मत करें, क्योंकि आप करेंगे तो डिसपॉइंट होंगे आप, क्योंकि अभी आपको ज्ञान ही नहीं है। सिर्फ प्रश्नों को आप इस उद्देश्य से पढ़ेंगे कि जब आप विषय को पढ़ें तो आपके बैक ऑफ माइंड पर यह रहे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे थे। आप प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रश्न नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ ज्ञान के लिए। सही पुस्तकों की जानकारी आपके जो भी गाइड हैं, जहां पे आप कोचिंग ले रहे हैं, वो आपको बता देंगे ये पुस्तक है। इसका कारण है, मैं देखता हूं कि कई लोग जो तैयारी करते हैं
वो बहुत समय व्यतीत करते हैं इस बात पर कि यहां से ले लो, वहां से ले लो, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, उनको समझ भी नहीं आता। वो नोट्स बनाते हैं। मैंने कभी नोट्स नहीं बनाया। नोट्स बनाना टाइम वेस्ट करना है। आज की तारीख में हर विषय पर एक ऐसी अच्छी पुस्तक ली जा सकती है जिसको आप बेस पुस्तक मान लें, उसी को अपने नोट्स मान लीजिए, और फिर जब आप पढ़ रहे हैं उसे, अगर वहां पर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है या आप समझते हैं इसमें अतिरिक्त सूचना की आवश्यकता है, तो आप एक अलग कागज पे उसे लिखकर जहां पर वो विषय में चर्चा हुई है वहीं पर उसे रख दें, वो आपके नोट्स बन गए। उसका उद्देश्य यह है कि जब आप उसे दोबारा पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, आपने वही पढ़ा और आगे बढ़ा दिया। एक काम तो ये करें। दूसरा, जब आप पढ़ें पहली बार, तो इस उद्देश्य से पढ़ें कि उसे याद नहीं करना है, उसे समझना है। समझ के याद कीजिए। खाली याद करके सिविल सेवा परीक्षा में आप उत्तीर्ण नहीं हो सकते। और आप ये स्वयं महसूस कर रहे होंगे, अगर आप किसी विषय को या किसी पैराग्राफ को अगर आप समझ जाते हैं तो याद करने में आसानी होती है। रटिए मत, कुछ भी मत रटिए, समझिए फिर याद कीजिए। और जब आप ये कर रहे हैं तो पॉइंट्स बनाइए। पॉइंट्स बनाने का उद्देश्य क्या है कि जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको पूरा विषय पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उन पॉइंट्स को देखकर आपको स्मरण हो जाना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा था। और अगर स्मरण नहीं होता तो उस पॉइंट से संबंधित पैराग्राफ को आप पढ़ें। तो हर विषय में महत्वपूर्ण बिंदुओं को या तो हाईलाइट कर दें या आप लिख लें। अगर लिखते हैं तो उसको भी वहां पुस्तक में वही रखें। तो आपकी पहली बार जब आप ये पढ़ेंगे तो आपके पूरे नोट्स तैयार हो जाएंगे उसी पुस्तक में। बात समझ में आ गई? ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं देखता हूं आज हमारे टाइम पे तो इतनी सूचना उपलब्ध नहीं थी। आज तो सूचना इतनी उपलब्ध है कि ये ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि ये ले या ये ले। और आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अगर एक सही बेस पुस्तक आपने चयनित कर ली है तो वो काफी है आपके लिए। और अगर अत्यंत सूचना, मैं तो आज भी गूगल अंकल के पास जाता हूं, टाइप करता हूं, सब सूचनाएं मिल जाती। चैट जीपीटी पे मत जाइएगा, क्योंकि उसकी सूचनाओं की कोई पुष्टि नहीं करता। गूगल में पुष्ट सूचनाएं आती हैं, किसी विषय पर आप टाइप कर दिए सब निकल आता है। कोई विवरण चाहिए, कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए, कोई जानकारी चाहिए। तो ये तो बात हुई जहां तक ज्ञान अर्जन की है। और आप इसको सुनियोजित करके, मैं क्या करता था कि एक दिन में अलग अलग विषय पढ़ता था, वरना दिन भर में मोनोटनी हो जाती थी। ये महत्वपूर्ण है, जो आप वही चीज पढ़ते रहिए सुबह शाम तक, आप परेशान हो जाएंगे। तो वो चीज ना पढ़िए, आप अलग अलग विषय में पढ़िए। दूसरा दूसरा थोड़ा कठिन है कार्य कि अपने मस्तिष्क को विश्लेषण के लिए कैसे तैयार करें। क्योंकि अगर आपके स्कूल में, कॉलेज में आपने इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया है, अपने मस्तिष्क को इस प्रकार नहीं बनाया है, तो इसमें निश्चित रूप से कठिनाई आएगी। इसका एक आध तरीका मैं आपको बता सकता हूं। इसमें थोड़ा समय लगेगा, ये ओवरनाइट नहीं होगा। आप सब लोग समाचार पत्र पढ़ते ही होंगे। समाचार पत्रों में जो संपादकीय पृष्ठ होता है, उसमें संपादकीय लेख होते हैं। कौन सा अखबार पढ़ते हैं आप? हाँ? द हिंदू। और आप हिंदी के, मेरा आप सबसे सुझाव है समाचार पत्र वही पढ़िए जिस भाषा में आपको लिखना है। जागरण पढ़िए, भास्कर पढ़िए, जनसत्ता पढ़िए, जो चाहिए पढ़िए। लेकिन ये नहीं कि आप ये फिर वो होगा, हम भाषा बोलेंगे तो आधी अंग्रेजी और आधी हिंदी, वो गड़बड़ हो जाएगा। हिंदी तो हिंदी बड़ी अच्छी भाषा है भाई। तो आप, मेरा सुझाव ये है, आप पढ़ना चाहे हिंदू उस हिसाब से पढ़िए जैसे कोई मैगजीन पढ़ रहे हैं, लेकिन एक समाचार पत्र आप उस भाषा का जरूर पढ़ें। उसका उद्देश्य मैं आगे भी बताऊंगा। ये जितने संपादकीय लेख होते हैं, ये लेख जिन लोगों को उस विषय पर कमांड होता है, जिनको जानकारी होती है, वो लिखते हैं। और ये सब लेख विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल होते हैं। तो जब आप इसको हर दिन पढ़ेंगे, इन लेखों को, 2 या 3 जो आते हैं, उससे कई लाभ होंगे आपको। और एक लाभ उसमें से यह है कि जब आप विश्लेषणात्मक लेख बार बार पढ़ेंगे तो आपका भी चिंतन इस प्रकार का होगा कि आप किसी विषय का विश्लेषण कर सकें। क्यों? और कोई तरीका नहीं है। एक ये तरीका है, दूसरा चर्चा करने का तरीका है। और ये दोनों तरीके जब हम अभिव्यक्ति की बात करेंगे उसमें भी लाभकारी होंगे। ये धीरे धीरे होगा।
ये ऐसा नहीं होगा कि आज आपने लेख पढ़ लिया और कल कहें कि आज तो मैं विश्लेषण नहीं कर पा रहा। नहीं, ऐसा नहीं। आप खूब पढ़ेंगे, रोज पढ़ेंगे। जो भी मैं बात आपसे कह रहा हूं, अगर आप निरंतर नहीं करेंगे तो ये दवाई के तौर पर है, बेकार हो जाएगा। अब तीसरे बिंदु पर आ रहा हूं, जो मेरे विचार से अत्यंत महत्वपूर्ण है आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए भी। सिविल सर्विस के लिए तो महत्वपूर्ण है, व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि अगर आप सिविल सेवा में आ भी गए, अगर आपकी अभिव्यक्ति ठीक नहीं है, विचारों की अभिव्यक्ति आप ठीक से नहीं कर पाते, तो आप निश्चित रूप से फेल होंगे, आप सक्सीड नहीं कर सकते सिविल सर्विस। और आने के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके मस्तिष्क में चाहे कुछ हो, चाहे कितना विश्लेषण आप कर लें, जब तक आप लिख नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, तब तक सब बेकार है। तो आप लिखें और बोले कैसे, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। और इसमें प्रक्रिया जो बता रहा हूं, अब जैसे मैं जहां एक आध और जगह जहां बताता हूं, पिछले 5 वर्षों में कई बच्चे जो सिविल सेवा में आए हैं, एक की रैंक सेकंड है, वो कल दे रही हैं अपना वक्तव्य, इन सब लोगों ने इस प्रक्रिया को अपनाया, मैंने खुद अपनाया और मुझे इसका लाभ हुआ। और मुझे लाभ कैसे हुआ, जब मैं पहले वर्ष पुलिस में आया, पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस में आया, तो मेरे इंटरव्यू में 55% मार्क्स थे। दूसरे वर्ष मैंने इस प्रक्रिया को अपनाया जो मैं बताने जा रहा हूं, मेरे देश में सर्वाधिक नंबर आए इंटरव्यू में 80%, और मैं आईएएस में आ गया। मैं इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं कि आप ये मैं ताली बहुत सुन चुका हूं, तो ताली ना बजाइए। आप लोग ध्यान से सुनिए जो मैं बात कर रहा हूं। मैं तालियों की गूंज में इस बात को नहीं डूबे देना चाहता। मैं चाहता हूं कि इसको ग्रहण करें, समझें, अपनाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो समाचार पत्र पढ़ते हैं, ये तो हिंदू पढ़ते हैं, कल से दैनिक भास्कर या कोई दूसरा पढ़िए, संपादकीय पृष्ठ खोलिए। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें हंसिएगा नहीं। शीशे के सामने खड़े होकर संपादकीय लेख कोई एक चयनित कर लीजिए, दो में से, उसको जोर जोर के पढ़िए, एक एक शब्द का सही उच्चारण करते हुए बोलिए उसको। अब आप कहेंगे इससे हमारा क्या मतलब है सिविल सर्विस? ये मैं बताऊंगा आपको क्या लाभ होंगे इसके। जोर जोर के पढ़िए, जब पढ़ लें पूरा, और पढ़ते समय अपना जिसमें आप सबसे ज्यादा समय बेकार करते हैं, इसमें टेप कीजिए। मैं इसके बारे में चर्चा नहीं कर पाया। 24 घंटे में मैं कर सकता हूं समय इसमें बेकार, आप नहीं कर सकते। मेरा सुझाव तो ये रहता है कि अपने पास सिर्फ 2 घंटे रखिए, बाकी अपने पास से हटा दीजिए। क्योंकि प्रॉब्लम ये आ गई कि हर दिन कोई ना कोई दोस्त, फ्रेंड्स डे, मदर्स डे, फादर्स डे, जिन्हें क्या क्या डे बना दिए हैं, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे, वो सब हैप्पीनेस बेकार है। आपको सिविल सेवा में आना है तो इसको सिर्फ 2 घंटे रखिए अपने पास, बाकी अपने पिताजी को दे दीजिए, माताजी को दे दीजिए, मित्र को दे दीजिए, अपने पास मत रखिए। और उस 2 घंटे क्या करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि हर कार्य आप इस उद्देश्य से करेंगे कि सिविल सेवा में आपको आना है, तो आप इसको पढ़िए जोर जोर के अखबार को, और पढ़ते समय उसको रिकॉर्ड कीजिए। शुरू शुरू में बड़ा अटपटा लगेगा, क्योंकि आपने कभी किया ही नहीं है। आप कुछ शब्द बोल नहीं पाएंगे, कुछ शब्द समझ नहीं पाएंगे, जो पढ़ा है वो नहीं समझ पाएंगे। कोई बात नहीं, कीजिए, आप निरंतर कीजिए, प्रत्येक दिन कीजिए। जब आप पढ़ लीजिए, रिकॉर्ड कर दीजिए, अखबार को नीचे रख दीजिए, और अपने शब्दों में जो आपने पढ़ा है उसकी अभिव्यक्ति। अब आप कहेंगे ये क्या बता रहे हैं आप, इससे क्या मतलब होगा? तो पहला स्टेप है आप उसको पढ़ेंगे, दूसरा स्टेप है आप उसको बोलेंगे, और तीसरा स्टेप ये है बोलने के बाद जो आपने पढ़ा है, बोला है, उसको अपने शब्दों में लिखिए। जिन जिन ने इसको प्रयास किया है और निरंतर किया है, उनकी अभिव्यक्ति में निश्चित सुधार आया है। लोग मुझसे पूछते साहब उत्तर लिखना, उत्तर लिखना, उत्तर कैसे लिखें? मैं ये कहता हूं उत्तर तो बाद में लिखिए, पहले लिखना तो सीखिए। और आजकल तो और समस्या है ना, वो व्हाट्सएप भाषा जो आ गई, देवनागरी में लिख ही नहीं पाता आदमी ठीक से। वो आधी अंग्रेजी आधी हिंदी, ये मिला यहां मिला के नहीं, आपको आदत डालनी पड़ेगी। जो आप मेरे से हिंदी सुन रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे बड़ी धारा प्रवाह में हिंदी बोल रहे हैं। मेरे हिंदी मीडियम नहीं था, मेरा ना हिंदी था ना मुझे अंग्रेजी आती थी। जब मैंने कक्षा 12 पास किया, तो मैं 5 सेंटेंस ठीक से ना हिंदी में बोल पाता था, अंग्रेजी में बोल पाता था। ये जो मैं आपको प्रक्रिया बता रहा हूं, इससे हुआ। अब जब मैं हिंदी बोलता हूं तो मेरा चिंतन हिंदी में होता है, मैं हिंदी में बोलता हूं, धारा प्रवाह से बोल लेता हूं। अंग्रेजी में बोलूंगा तो मैं चिंतन हिंदी में अंग्रेजी में करूंगा और बोलूंगा, तो कोई बाधा नहीं आती मेरे अपनी बात को प्रस्तुत करने में। बाधा तब आती है कि जब आप चिंतन एक भाषा में करते हैं और बोलते दूसरी भाषा में, तब बाधा आती है। आप लोगों ने मालूम नहीं महसूस किया नहीं किया, मुझे तो अक्सर होता था कि मैं अपनी बात कहना चाह रहा हूं, लेकिन वो शब्द नहीं मिल रहा जिससे मैं उसको अभिव्यक्त कर सकूं। परेशानी होती है, वो शब्द नहीं मिल रहा। हाँ बस यही है, अरे यार वो क्या है यार, वो क्या बताना, वो क्या अटके रहते हैं।
तो आप पढ़ेंगे, बोलेंगे और फिर लिखेंगे। जब आप शुरू में लिखेंगे तो बड़ा अटपटा लगेगा आपको, आपने किया ही नहीं है। ये सब हम आपको लिखने की प्रक्रिया, बोलने की प्रक्रिया, विश्लेषण की प्रक्रिया, इस सब में लाभ करेगा। इसका कोई डायरेक्ट आपको शायद लाभ ना दिख रहा हो, लेकिन जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक आपके नंबरों में सुधार नहीं आएगा। एक तो प्रक्रिया आप ये करेंगे, दूसरी क्या करेंगे, अगर आप यहां से इन लोगों का करा सकें, आप में से सब लोगों का 5-5 का व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, 5-5 लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप। तो 2 घंटे में आप ये करेंगे, बाकी अपने पास नहीं रखेंगे। 5-5 का ग्रुप बनाइए और प्रत्येक दिन किसी एक विषय पर चर्चा करेंगे। आप एक विषय निर्धारित कर लेगा ग्रुप का कोऑर्डिनेटर और वो कहेगा कल इस पे चर्चा करनी है, और उसकी चर्चा में किसी व्यक्ति को नामित कर देगा, वो बोलेगा पहले 10 मिनट में, बाकी लोग अपनी बात करेंगे। ये किस लिए जरूरी है? ये भी विचारों की अभिव्यक्ति, विश्लेषण को सुधारने के लिए, प्रस्तुतिकरण को सुधारने के लिए। अगर आपने ये सब कर लिया तो अब मैं जो एथिक्स पे बोलने जा रहा हूं, फिर आपको समस्या नहीं आएगी। समस्या ये है कि अगर आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो आगे तो गाड़ी बढ़ेगी नहीं। अब इस सामान्य समझ को मैं कैसे सुधारूं, इस पे निर्भर करता है। तो मैंने बहुत संक्षिप्त में आपको बताने का प्रयास किया है कि आप तैयारी कैसे करें। अब समय अभाव है इसलिए, वरना मैं आपके साथ और इसमें समय लगाता। अब मैं जा रहा हूं कि एथिक्स के पेपर की तैयारी कैसे, एथिक्स की तैयारी कैसे। सबसे पहले आपको इसके जो मूल सिद्धांत हैं नैतिकता के, उनको समझना पड़ेगा, और बिल्कुल कॉमन सेंसिकल है एथिक्स। इसमें आपको किसी पुस्तक के अध्ययन की जरूरत नहीं, स्पेशली जो केस स्टडीज आती हैं जिसमें सब लोग फंसते हैं, उसमें आपको सिर्फ सामान्य जानकारी, सामान्य आपको समझ में आना चाहिए किसी विषय को कैसे हैंडल किया जाए। तो सबसे पहले एथिक्स है क्या, नैतिकता है क्या? बिल्कुल साधारण, मैं क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट रहा हूं और मैं जितना ज्यादा एथिक्स के बारे में पढ़ता था उतना कंफ्यूज हो जाता था। वो एरिस्टोटल अलग कह रहा है, सेंट ऑगस्टीन अलग कह रहा है, इमैनुअल कांट अलग कह रहे हैं, सबका अपना अलग अलग व्यवस्था है, और वो उसमें उनके कॉन्सेप्ट में उलझता जाता था। जब मैं खुद परीक्षा, हमारे टाइम पे एथिक्स का पेपर नहीं होता था, लेकिन अब पिछले वर्षों से जब मैंने इसको समझने का प्रयास किया है प्रश्नों के उत्तर के दृष्टिकोण से, तो मैंने इसको सुलझाने की कोशिश की, बिल्कुल सिंप्लीफाई करने की। सामान्य रूप से एथिक्स का तात्पर्य यह है कि आप ये बता सकें सही क्या है और गलत क्या है। यह इतना सिंपल है। क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए, सही क्या होगा, इसका निर्धारण अलग अलग व्यवस्थाओं में अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे मेरा व्यक्तिगत वैल्यू सिस्टम जो है वो ये हो सकता है कि मैं वेजिटेरियन हूं और आप नॉन वेजिटेरियन हो सकती है। अब मेरा अलग है चिंतन, इनका अलग है। अगर मैं नॉन वेजिटेरियन कोई खा रहा होगा तो मैं कहूंगा गलत कह रहे हैं, ये कहेंगे कि नॉन वेजिटेरियन खाने में क्या है। अब यानी कि हमारा वैल्यू सिस्टम में भिन्नता हो सकती है। इसी तरह ये भाई भाई में भी होती है, एक भाई नॉन वेजिटेरियन है, तो पर्सनल वैल्यू सिस्टम अलग अलग हो सकते हैं। इसी तरह एक परिवार का वैल्यू सिस्टम, एक पूरा जैनी है और दूसरा पूरा सब मांस वांस सब खाते हैं, तो परिवार में भी अलग हो सकता है, दो परिवारों में, परिवार के अंदर अलग हो सकता है, दो परिवारों में अलग हो सकता है, दो समाजों में अलग हो सकता है, दो राष्ट्रों में अलग हो सकती है, वैल्यू सिस्टम अलग अलग। अब इसमें हम इसको भिन्न एथिक्स से कैसे करें? ये तो वैल्यूज हो गए जिसको हम पर्सनल वैल्यूज कहते हैं या इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज कहते हैं। एथिक्स शब्द जो है, नैतिकता शब्द इथॉस से आया है, यानी कि जिस संस्था संगठन में आप विद्यमान है, रह रहे हैं, वहां की वैल्यू सिस्टम क्या है। अब इसको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए हो सकता है आप जहां से रहते हो आप लोग, वहां ये हो कि जब मन हो तब तो टहलते घूमते चले जाएंगे, कमरे में क्लास में चले जाएंगे, लेकिन इस शिक्षा संस्थान का इथॉस ये है कि यहाँ पे आप समय से आएंगे, समय से आप नहीं आएंगे तो आप अंदर नहीं आ पाएंगे। तो अब ये कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। तो जब हम एथिक्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको दिमाग में ये रखना चाहिए कि जो भी चर्चा हो रही है इसमें उस व्यवस्था में सही क्या है, और उस सही में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो सही है उसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा। कई बार शॉर्ट टर्म में तो ठीक लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट ठीक नहीं लगेगा। तो आपको देखना पड़ेगा दूरगामी उसका प्रभाव क्या है,
तब निर्धारित करेंगे क्या सही है क्या गलत। बात समझ में आ रही है? तो ये मान के मत चलिए कि जो आप सोच रहे हैं वही समाज के लिए सही है। जब हम एथिक्स की बात करते हैं तो या तो हम समाज की बात करते हैं या उस व्यवस्था की बात करते हैं जहां पे वो कार्य हो रहा है। तो आप उस व्यवस्था के वैल्यू सिस्टम में देखेंगे और कई बार ऐसा संभव है कि वो वैल्यू सिस्टम आपके वैल्यू सिस्टम से भिन्न हो। वो चीज कोई गलत या सही नहीं होती, आपका वैल्यू सिस्टम भी सही हो सकता है उनका। लेकिन जब आप, जैसे ज्यादातर मैं प्रश्न देखता हूं जो आए हैं पूर्व वर्षों में, उसमें प्रमुख रूप से ऐसे प्रश्न हैं कि आपको बताया गया आप अधिकारी हैं, आप कहीं काम कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए उस व्यक्ति को, ये इस तरीके के प्रश्न आते हैं। जितने प्रश्न हैं कि उसने अमुक व्यक्ति को इन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, तो उस परिवेश को आपको समझने का प्रयास करना होगा कि वो परिवेश क्या है, वो कहाँ काम कर रहा है। अगर वो आर्मी में काम कर रहा है तो आर्मी का इथॉस अलग है, अगर सिविल सर्वेंट काम कर रहा है तो उसका इथॉस अलग है, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है इथॉस अलग है। एक और चीज बात के समझिए कि इसमें कोई एब्सोल्यूट राइट या एब्सोल्यूट रॉन्ग नहीं होता, यानी कोई ऐसा सही नहीं है, हो सकता है एकाध हो, लेकिन ज्यादातर केसेस में उस व्यवस्था के अनुसार आपको देखना पड़ेगा क्या सही है गलत है। अगर आपने कोई केस स्टडी रखी होगी तो उसके माध्यम से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि किसी भी केस स्टडीज को आप अप्रोच कैसे करें। लेकिन ये बात अपने मस्तिष्क में अवश्य रखिए कि कोई भी चीज बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत नहीं होती, एक तो ये ध्यान रखिए। दूसरा जो एथिक्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामान्य रूप से हम एथिक्स को कंफ्यूज करते हैं लॉ से। एक चीज बिल्कुल स्पष्ट समझ के चलिए कि कोई केस स्टडी आपके पास आती है, अगर उसमें कोई लॉ के विरुद्ध कार्य हो रहा है तो वो गलत है ही, उसमें एथिक्स नहीं आएगी, यानी कि वो बाय डेफिनेशन अनएथिकल हो जाएगा। लॉ जो है वो एथिकल वैल्यूज का सबसेट होता है, यानी कि कोई चीज, कई ऐसी चीजें भी हैं जो लॉ के लिए या सही या गलत नहीं होंगी लेकिन अनएथिकल हो सकती है, लेकिन जो लॉ के विरुद्ध है वो तो सब अनएथिकल है ही। तो पहला आपको सिद्धांत ये देखना पड़ेगा, कोई भी केस स्टडी आएगी कि कहीं किसी नियम का वायलेशन तो हो रहा है नहीं हो रहा है। अब आपको पसंद है नहीं इससे मतलब नहीं है, अगर वो लॉ है तो उसको आपको करना ही। मैं एक आध उदाहरण अपने व्यक्तिगत, जो हमारी पुस्तक है नैतिक दुविधाएं पर, सिविल सेवक की नैतिक दुविधाएं, उससे एक आध उदाहरण आपके सामने रखूंगा जहां शुरू शुरू में मेरे पास भी ये दुविधा आई थी, मैं ये करूं या ये करूं। अब ये बात तब आती ये करूं या ये करूं कि इनमें से दोनों चीजें इलीगल नहीं है, लेकिन आपको निर्धारित करना है कि उस परिवेश में क्या सही है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि अगर कोई नियम या कानून के विरुद्ध है तो है ही अनैतिक, वो तो करना ही नहीं, फिर वो चर्चा नहीं रह जाती उसमें, फिर नैतिकता पे चर्चा नहीं रहती। नैतिकता तो वहां आती है, वो ग्रे एरिया है जहां पे लॉ समाप्त हो जाता है, उसके बाद ये कहीं नियम में निर्धारित नहीं है। तभी कई बार ऐसा होता है कि सामान्य रूप से समाज में जो नैतिक मूल्य होते हैं उनको जब लॉ का स्वरूप दे दिया जाता है, धीरे धीरे दिया जाता है, तब वो लॉ बन जाते हैं। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो लॉ नहीं होती। मैं नया नया सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट बना था, जिला का नाम था हरदोई। कोई यूपी से है यहाँ पर? अरे वाह, बहुत लोग हैं, तो सब हरदोई जानते होंगे। अरे इतने जोर के सर बोल रही है वहां पे, बड़ा गड़बड़, माफ कीजिएगा अगर आप हैं वहां से, बड़ा क्राइम व्राइम होता था वहां पर। मैं नया नया सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट था, खैर ठीक ठाक चल रहा था। मैं स्टूडेंट से काफी साथ क्रिकेट क्रिकेट खेलता था तो सब ठीक ठाक रहता था। लेकिन इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो गया, आप में से कोई उस समय पैदा नहीं हुआ होगा, बड़ा बवाल हुआ उसके बाद। तो हमारे जिले में, कई जिलों में, दिल्ली में, हर जगह रूलिंग पार्टी के लोग एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों की दुकानें जला रहे थे, उनको मार रहे थे, पीट रहे थे, सब हो रहा था। तो मैं पूरा राउंड लगाता था, एसडीएम था तो वहां मेरा काम था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। जब मैं कर रहा था तब मुझे सूचना मिली कि वहां का जो सबसे दबंग विधायक है, एमएलए है, वो ये सब करा रहा है। एविडेंस नहीं थी लेकिन इंटेलिजेंस थी मेरे पास। तो अब मेरे पास मुझे ये निर्णय लेना था कि मैं इसके विरुद्ध कार्रवाई करूं या ना करूं। अब ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर मैं ना करूं तो भी इलीगल नहीं है और करूं तो भी इलीगल नहीं है, लीगैलिटी नहीं है।
ये एथिकल इशू है कि मैं किसी बदमाश आदमी जिसका मेरे पास एविडेंस तो नहीं लेकिन इंटेलिजेंस है, मैं उसके विरुद्ध एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट होता है अधिनियम, जिसके तहत हम 1 साल के लिए उसको अंदर कर सकते हैं। केस बनाऊं ना बनाऊं, बड़ा दबंग आदमी था। मैंने अंततः ये निर्णय लिया कि मैं उसके विरुद्ध ये केस बनाऊंगा। ठीक है, ये डिलेमा था मेरे पास। मेरे विचार से, मेरे वैल्यू सिस्टम में वो करना चाहिए था। मैंने वो केस बना के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भेज दिया। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अंतिम निर्णय लेने वाले अधिकारी थे, मैं नहीं था, उनको लेना था, मैं बना के भेज दिया। लेकिन वो विधायक बड़ा नाराज हुआ, उसने कहा इतनी हिम्मत हो गई इस यंग अफसर ने, कैसे कर दिया मेरे विरुद्ध। तो वो चला गया लखनऊ, जैसा यूपी में होता है। लखनऊ जाके उसने मालूम नहीं क्या कहा, मुझे लखनऊ में हाजिर कर दिया। अब आइए यहाँ पर बताइए क्या किया। मैं गया लखनऊ में, नया नया अफसर था, सीनियर अफसर के पास प्रस्तुत हुआ मैं। अरे अनिल, तुमने क्या कर दिया? मैंने बताया उनको क्या कर दिया। बोले हाँ किया तो तुमने ठीक है, डिजर्व करता है, लेकिन तुम ऐसा करो पत्रावली वापस ले। अब देखिए, इसमें लीगल लीगैलिटी नहीं है, पत्रावली भेजना लेना में लॉ नहीं है कुछ। अगर मैं वापस भी ले लेता तो कोई इलीगल बात नहीं थी, नहीं लेता तो भी इलीगल बात नहीं थी। फिर वो नैतिक धर्म संकट कि मैं लूं या ना लूं। मैंने उचित समझा, मैंने उनको समझाया, सर मैं तो भेजी फाइल, अब जिलाधिकारी को निर्णय लेना है, वो रूल कर दें साहब, क्या फर्क पड़ता है। वो कहते मैं सहमत नहीं। बोले नहीं नहीं, तुम्हारे हित में है, तुम वापस ले लो। मालूम नहीं मेरे क्या समझ में आया, मैंने कहा साहब अब तो फाइल भेज दी, अब जो चाहे वो ठीक, पोलाइटली वो करके मैं चला आया अपने। जब मैं चला आया तो पहुंचते ही मुझे मालूम पड़ा मेरा ट्रांसफर हो गया। अब सोचिए, मैं नया नया सब डिविजनल इन्वेस्टर, बड़ा हताश। तो अब देखिए, हमने एक प्राइस पे किया वहां पर, ठीक है, प्राइस पे किया। और ये मैं पुस्तक में मैंने भी चर्चा की है इसकी, कि शुरू में पहले वर्ष मुझे बड़ा खराब लगा कि मैंने कोई गलती नहीं की और मेरा ट्रांसफर हो गया। अब देखिए, 7 साल बाद मैं स्वयं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना एक दूसरे जिले का, लखीमपुर खीरी। कोई लखीमपुर खीरी से नहीं है? अच्छा, लखीमपुर खीरी में मैं जिलाधिकारी बना। वहां राम जन्मभूमि प्रकरण चल रहा था, लेकिन मेरी ख्याति पहुंच चुकी थी वहां पर कि इनसे कोई पंगा न ले, अंदर कर देते हैं। तो बड़ी शांति थी, बड़ा लाभ होता है, मुझे तो बहुत लाभ हुआ। मैं अपनी रेपुटेशन से बहुत मैंने कमाया, ठीक है ना, खूब लाभ हुआ मुझे। कोई कोई वहां पे मुझे कर्फ्यू लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, सब शांति थी। लेकिन एक मर्डर हो गया वहां पर, और मर्डर हो गया तो जो रूलिंग पार्टी का जो जिलाध्यक्ष था, उसने कहा साहब हम तो जनाजा निकालेंगे, इनका फ्यूनरल प्रोसेशन निकालेंगे। हमने कहा बवाल कर रहा हो, राम जन्मभूमि प्रकरण है, राइट्स हो जाएंगे। बोले नहीं साहब हम तो निकालेंगे। हमने बहुत समझाने की कोशिश की, यार तुम्हारी सरकार है, तुम क्या कर रहे हो। नहीं निकालेंगे। अब देखिए, जनाजा निकालने देना या ना निकालने देने में लीगैलिटी नहीं, तो लॉ का वायलेशन नहीं था, हमने कर्फ्यू नहीं लगाया था। अगर हम कर्फ्यू लगा देते, सेक्शन 144 लगा देते, तो निकालना वायलेशन, लेकिन हमने लगाया नहीं था। तो मेरे पास विकल्प क्या था कि मैं सेक्शन 144 लगाऊं या इसको बंद कर दूं। तो मैंने उसको बंद कर दिया और अपनी पत्नी से कहा भाई देखो वहां तो बंद नहीं किया था, सिर्फ मैंने फाइल भेजी थी, क्या बंद कर दिया, मालूम नहीं ट्रांसफर होगा, सस्पेंड होगा, क्या होगा। शाम को 11 बजे करीब चीफ मिनिस्टर का फोन मेरे पास, डीएम साहब आपने क्या कर दिया। मैंने कहा हाँ साहब बंद किया। क्यों किया? तो मैंने समझाया। नहीं नहीं आप उनको छोड़ नहीं सकते। मैंने कहा साहब आपका आदेश होगा तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन मेरे विचार से छोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि सरकार आपकी है और यहाँ बवाल होगा, बवाल होगा आपकी। नहीं नहीं कोई तरीका निकालिए उनको छोड़ने का। तो मैंने कहा साहब ऐसा है कि आप उनसे फोन से बात कीजिए, कोई जना बात करे, उनसे कहे कि साहब ये जनाजा निकालने की क्या जरूरत है। तो कुछ नाराज से देकर उन्होंने फोन रख दिया। तो मैं सहमत हो गया, सुबह तक आ ही जाएगा कुछ ना कुछ। अब देखिए क्या होता क्या है, सुबह फोन आता है मेरे पास कि वो जो आदमी है, जो जिलाध्यक्ष है, वो तैयार हो गया फ्यूनरल प्रोसेशन ना निकालने के लिए। बहुत बढ़िया, मैंने उसको छोड़ दिया, मेरे को प्राइवेट दुश्मनी थोड़ी ना थी। अब देखिए इसमें कहीं लॉ नहीं आ रहा है, मैंने छोड़ दिया उसको। अब यहाँ किस्सा नहीं खत्म। 2 महीने बाद उन्हीं मुख्यमंत्री ने जो मुझसे प्रश्न कर रहे थे, मुझे प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ जिलाधिकारियों में एक जिलाधिकारी को अवार्ड दिया। अब मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं आप लोगों को कि ये आपका चिंतन है। अगर आपकी चिंतन क्लियर है, कई बार होता है कि आदमी कंफ्यूज रहता है, वो क्लैरिटी मुझे धीरे धीरे आई अपने। मैं अक्सर मजाक में कहता हूं, मजाक क्या सीरियसली समझ लीजिए, कि मेरे पहले 15 साल के कार्यकाल में तो कुछ लोगों ने मुझसे गलत काम कहा, नेताओं ने, अधिकारियों ने। 15 साल के बाद मैं बड़े ही सेंसिटिव पोस्ट पर रहा हूं, कोयला सचिव वचन, किसी की हिम्मत नहीं मुझसे गलत काम कहने की, करना तो दूर है।
तो अब ये गलत या सही क्या है? गलत वो है, एक तो लॉ के विरुद्ध हो तो बिल्कुल ही नहीं करना। तो आप जब भी कोई स्टडी देखेंगे, हम एक केस स्टडी देखेंगे क्विकली क्योंकि समय खत्म हो रहा है, तब तक लोड कीजिए केस स्टडी। मैंने इनसे कहा कोई सी केस स्टडी ले आइए, आप लोगों के पास हो तो आप उठा दीजिए, बताइए कि इन परिस्थितियों में क्या किया जाए, मैं बता दूंगा। ये क्लैरिटी मुझे करीब 15 साल बाद आई, बिल्कुल क्लियर। तब मुझे कोई कष्ट नहीं होता था, मैं क्लियर था, अगर ये स्थिति होगी तो मैं ये करूंगा ये। और तभी जब एथिक्स का पेपर में देखता हूं, जैसे मुझे बताया गया कि 2 साल पहले हमारी पुस्तिका से एक केस स्टडी थोड़ी सी परिवर्तित करके उसमें डाली गई, क्योंकि जितने केस मैंने लिखे हैं 70-75, ये सभी केस स्टडी हैं एक तरीके से। और मैं इसमें ये नहीं कहता कि जो मैंने किया सही किया, मैं ये कहता हूं ये मैंने किया। और कई जगह पर अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो अंत में मैंने अपने आप को प्रश्न किया है कि क्या मैं आज करता, क्योंकि समय अभाव में मैं उसके ज्यादा केस स्टडी पे नहीं जा रहा हूं, लेकिन इस प्रकार के कई केस थे जहां पर मैं नहीं समझता आज मैं करता तो शायद उसको नहीं करता। अब ये निर्णय आपको स्वयं लेना होगा। तो हमारे पास एक केस स्टडी है, इसको हम क्विकली पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। इतना ही है या इसके अलावा है? यही और है इसके अलावा? कुछ छोटी ले लेते हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं। विनोद एक ईमानदार और निष्ठावान आईएएस अधिकारी। हाल ही में उन्होंने राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। पिछले 3 साल में ये उनका 6ठा तबादला है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि शुरू में मेरे भी बड़े तबादले होते थे, लेकिन धीरे धीरे मैं समझ में आया, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जो मेरी अगली पुस्तक वो इसी पर है, कि मैं शुरू में समझता था सब गड़बड़ नेता करते हैं। मेरे धीरे धीरे समझ में आया कि हर जिसको मौका मिलता है वो गड़बड़ करता है, जिसको मौका नहीं मिला वो दूसरों को गाली देता है, इसलिए गाली देता है कि मुझे क्यों नहीं मौका मिला। तो नेता को गाली देना बेकार है। प्रश्न ये है कि हम समझने का प्रयास करें कि इन्हीं परिस्थितियों में क्या हम वो काम कर सकते हैं जो कि कानूनन गलत नहीं है, लेकिन नेता कह रहा है करने को तो कर दिया जाए। तो हमने एक शब्द निकाला, कॉम्प्रोमाइज और एकोमोडेशन। यानी कॉम्प्रोमाइज करना मतलब आप लॉ पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, एकोमोडेशन ये है कि जिसका आप सहयोग कर सकिए उसका करिए। एक बार आपकी ये रेपुटेशन बन जाएगी कि ये काम करता है, जो अगर सही काम को तुरंत करता है, तो फिर आपके 6 बार ट्रांसफर नहीं होंगे। मालूम नहीं महोदय के क्यों हुए, ये तो इसमें लिखा नहीं है। राज्य सड़क परिवहन के अध्यक्ष एक शक्तिशाली राजनीतिक हैं जो मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं। विनोद को निगम की अनेक कथित अनियमितताओं, वित्तीय मामलों के अध्यक्ष की मनमानी के बारे में पता चला। ठीक है, निगम के विरोधी दल के एक बोर्ड सदस्य विनोद से मुलाकात करते हैं और कुछ दस्तावेजों के साथ एक वीडियो रिकॉर्डिंग सौंपते हैं, जिसमें अध्यक्ष क्यूएमआर टायरों की आपूर्ति के लिए एक बड़ा ऑर्डर देने के लिए रिश्वत की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, मैं अब यहाँ एथिक्स नहीं है, ये लॉ है, ये तो नियम के विरुद्ध है। अगर उनकी जानकारी में आ रहा है तो कोई और विकल्प ही नहीं कि आप इसमें कार्रवाई करें। देखिए, अपने मस्तिष्क में क्लियर रखिएगा, अगर कोई इलीगल चीज है तो दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता, उसमें तो जो कार्रवाई करनी है करनी है। यहाँ पे एक इलीगल चीज भी स्पष्ट आ रही है, जिसमें अध्यक्ष क्यूआर टायरों की आपूर्ति के लिए बड़ा ऑर्डर देने के लिए रिश्वत मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। विनोद को याद है कि अध्यक्ष के क्यूआर टायरों के लंबित बिलों को तेजी से निपटाने का काम किया था। ठीक है, आगे चलिए, होगा बड़ा कीजिए। चलिए ऐसी पढ़ देते। विनोद को पता है कि अगर उन्होंने अध्यक्ष का भंडाफोड़ किया, अब ये शब्द गलत है, ये भंडाफोड़ में प्रॉब्लम है, इसको समझ लीजिए आप लोग। हम अपना काम कर रहे हैं, जो सीएजी विनोद राय साहब ने किया, उन्होंने भंडाफोड़ कर दिया। अरे भाई अपना काम कीजिए, जो एक्शन लेना एक्शन लीजिए। ये भंडाफोड़ क्यों, आप पब्लिसिटी के पीछे क्यों पड़े? ये भंडाफोड़ शब्द वही है, हमें भंडाफोड़ नहीं करना, अपना क्वाइटली, जैसे मैंने किया था। मुझे पत्रावली बनानी थी विधायक के विरुद्ध एनएसए की, मैंने क्वाइटली बना के डीएम को, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि मैंने भेज दी उनको। ये है भंडाफोड़। अधिकारियों में समस्या क्या आ जाती है कि वो छपास चाहते हैं कि छपे मेरे बारे में, मैं हीरो बन जाऊं। आजकल आजकल कुछ ज्यादा चल गया, मैं सोशल मीडिया में देखता हूँ, कोई किसी को तमाचा मार रहा है, कोई खड़े होकर गाली दे रहा है। ये काम थोड़ी ना हमारा, वो सब अनैतिक है। तो अब कि अगर उन्होंने भंडाफोड़ किया तो उसे दंडित किया जा सकता है और आगे चलकर उन्हें किसी दूर स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। अब हमें समझना पड़ेगा, मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है, उसको अंग्रेजी में बताता हूं। मैंने लिखा, एक इसी प्रकार का एक प्रकरण था। मेरे पास एक फोन आया मेरे मंत्री का, जो बहुत भ्रष्ट था, इसी से मिलता जुलता है, मैं बता रहा हूँ, बहुत भ्रष्ट मंत्री था। मेरे पास 2 लाइन का ऑर्डर आया, मैं सचिव हॉर्टिकल्चर था, कि इस डिप्टी डायरेक्टर को सस्पेंड कर दीजिए। अब
आधिकारिक दृष्टिकोण से मंत्री को यह अधिकार था कि वो किसी डिप्टी डायरेक्टर को सस्पेंड कर दे। ये लॉ इलीगल नहीं था उनका ऑर्डर, लेकिन उसमें कोई कारण नहीं दिया था। तो मैंने मंत्री को फोन किया, सर आपने कहा है कि इसको सस्पेंड कर दें, इसकी गलती क्या है? उसने कहा वो मुझसे मिलने नहीं आया। तो मैंने कहा साहब बड़ी छोटी सी बात है, मैं उसको बुला के कह देता हूँ। मैंने उस अधिकारी के बारे में मालूम किया, मालूम पड़ा बड़ा एफिशिएंट अच्छा अधिकारी है वो। तो मेरे और दुविधा, देखिए ये सब नैतिक दुविधा है, इसमें कोई लीगल नहीं है पार्ट। तो मैंने उसको बुला के कहा, यार कि तुम मिलने क्यों नहीं गए मंत्री जी से, बड़े नाराज हैं, तुम्हें सस्पेंड करने को कह रहे हैं। बोले सर मैं उनसे कई बार मिला हूं, लेकिन जैसे वो मिलना चाह रहे हैं मैं नहीं मिल पा रहा हूँ। समझ रहे हैं? बोले साहब ना तो मेरे पास है देने को, ना मैं उनको दे पाऊंगा। वो नजराना चाहते थे। मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है 3 प्रकार के करप्शन होते हैं, नजराना, जबराना, शुक्राना, बाद में समझाऊंगा। तो वो नजराना चाहते थे, वो नजराना चाहते थे। तो उसने कहा अब मेरे लिए और दुविधा बढ़ी, देखिए एक ईमानदार अधिकारी, एक अच्छा अधिकारी को सस्पेंड कर रहे हैं जिसके उसको अधिकार है, मैं क्या करूं? अब उसमें ये सब विकल्प हैं कि मुझे दूर स्थान पे भेजा जा सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। मेरा ट्रांसफर तो हुआ ही था पहले, आपको हमने बताया था। तो मैंने नियमों को पढ़ा। नियमों में यह था कि अगर मैं अपने मंत्री जी के डायरेक्शन से असहमत हूं तो मैं फाइल को चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से भेज सकता हूं। चीफ सेक्रेटरी सबसे उच्च अधिकारी होते हैं इस प्रदेश में। तो मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की, मैं उनको जानता था, बड़े अच्छे अधिकारी थे। बोले अनिल ऐसा करो, फाइल मुझे भेज दो, फिर देखते हैं। मैंने लंबा सा नोट लिखा कि क्यों नहीं सस्पेंड होना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया और चीफ सेक्रेटरी बैठ गए उस फाइल पर। अब मंत्री मुझसे पूछे फाइल कहाँ है, मैंने साहब चीफ सेक्रेटरी के पास है। अब तो खैर स्थिति खराब हो गई, लेकिन उस समय भ्रष्ट आदमी आराम से बोल के भ्रष्टाचार नहीं करता था, तो उनको शर्म आ रही होगी, जो भी रहा हो। उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से तो कुछ कहा नहीं, वो मुख्यमंत्री से मिल लिए। अब उनके आपस में क्या हुआ मुझे पता नहीं, मेरा ट्रांसफर हो गया। जब मेरा ट्रांसफर हो गया तो मुख्य सचिव बड़े नाराज हुए मुझसे, कहने लगे देखो यार तुम उसको बचाने के चक्कर में तुम्हारा ट्रांसफर हो गया। मैंने कहा साहब आप क्यों परेशान होते हैं? फॉर अ सिविल सर्वेंट ट्रांसफर इज लाइक डेथ। तो जो होना उसके लिए परेशान क्या होना? और सर वैसे भी मैं हिंदू फिलॉसफी में विश्वास करता हूँ, मेरा पुनर्जन्म तो होगा ही, आप मुझे कहीं और पोस्ट करेंगे, वहां मैं काम करूंगा। अब देखिए आप, अब यहाँ पे इसको ऐसे लिख दिया दूर स्थान पर, जैसे बहुत परेशानी में फंस जाएगा। अरे भाई आए सब तरह यार, जहां भी जाएगा राजा की तरह रहेगा भाई। वहां इस टाइप का राजा, वो परेशानी क्या आती है? परेशानी तब आती है जब आप एक ही जगह पर राजा बनना चाहते हैं, उसी गद्दी पे चाहते हैं, वहां परेशानी है। मैं 38 साल के अपने करियर में किसी नेता से किसी काम के लिए नहीं मिला व्यक्तिगत काम से, और राजा की तरह रहा, जहां भी भेज दिया, जहां भेज दो वहां काम करेंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे, नहीं पता है। लेकिन ऐसा नहीं रहा। बाद में जैसे कोयला सचिव, मुझे बुला के कहा गया कोयला सचिव, प्रधानमंत्री, पिछले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में आइए, मोदी जी ने कहा कोयला सचिव, क्यों कहा? मैं तो नहीं गया किसी पास कहने के लिए। आप अगर एफिशिएंट है तो ये ऐसा यहां बड़ा लिख दिया कि दंडित किया जा सकता है। भाई ट्रांसफर कोई दंड थोड़ी ना होता है, गलत लिखा है यहाँ पर। ये कहां है दंडित होना? ये शब्दावली बनाई हुई है, किसी स्थानांतरित किया जा सकता है। विनोद जानते हैं कि आगामी चुनाव में विपक्षी दल में सत्ता आने में बेहतर संभावना है। अब ये भी, अब देखिए ये सब संभावनाओं देखने में गड़बड़ हो जाता है। आपकी एथिक्स अपनी होनी चाहिए, आगे किया आएगा, वो पावर में आएगा, इसका क्या होगा, देखा आप गए, निश्चित डूबेंगे आप, आज नहीं कल डूबेंगे। तो आपकी ख्याति बन जाएगी कि फिट करने के चक्कर में लगा रहता है लोगों को। अब प्रश्न देखिए, एक कर्तव्यनिष्ठ सिविल सेवक के रूप में विनोद के लिए उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन कीजिए। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर हर इस प्रकार के प्रश्न में लिखेंगे उसके पास विकल्प क्या क्या है। नंबर 1, वो अपने अध्यक्ष की सही स्तर पे शिकायत करे, लिखित में भेजे कि इनके विरुद्ध ये बात रिकॉर्डेड आई है, क्योंकि ऊपर वो कह रहा है कि प्रश्न नहीं, सिर्फ कहा नहीं है, उन्होंने कहा कि उनके पास एविडेंस है, रिकॉर्डेड एविडेंस है। एक तो विकल्प ये है। दूसरा विकल्प क्या है कि कुछ ना करे। तीसरा विकल्प यह है कि जो वो कह रहा है वो कर दे। तो किसी भी प्रश्न के एथिक्स, अब मैं आपको नहीं बता रहा हूं क्या उसका उत्तर लिखिए, मैं आपको बता रहा हूं इस प्रकार के केस स्टडी को अप्रोच कैसे करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जब आपसे विकल्प पूछे तो आप विकल्प लिखिए और फिर प्रत्येक विकल्प का देखिए उसका उसका अल्टीमेटली रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, पहला विकल्प यह है कि वो ये रिपोर्ट कर देता है अपने उच्च अधिकारियों को कि इनका ये बैकग्राउंड है, ये मेरा एविडेंस है। विकल्प इसमें क्या क्या इसका कॉन्सिक्वेंस हो सकता है? उसका ट्रांसफर हो सकता है, जो ऊपर लिखा है। लेकिन उसको मैं अगर उत्तर दे रहा हूं तो ट्रांसफर को दंड माना जाना उचित नहीं है, इसलिए मैं जस्टिफाई करूंगा कि उसको रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये इलीगल प्रकरण है।
इस बात को छुपाना स्वयं के लिए वो दंडित हो सकता है। ये भी कॉन्सिक्वेंस है अगर वो नहीं कहता। समझ रहे हैं बात को आप? तो जब आप हर विकल्प पे जाएंगे तो हर विकल्प पे देखेंगे, और बड़ा सिंपल होते, मैं आपको बता रहा हूं, कठिन से, ये तो बड़ा सिंपल सा ले लिया, आप कठिन से कठिन केस स्टडी लीजिए, उसे सिंप्लीफाई कर दीजिए, उसके पास विकल्प एक ये है, दो ये है, तीन या चार है, और कोई भी राइट थिंकिंग आदमी को किताब पढ़ने की जरूरत नहीं, वो लिख देगा ये विकल्प है, और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकता है, यानी कि उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका मूल्यांकन आप कर सकते हैं। नौकरशाही के राजनीतिकरण उत्पन्न होने के नैतिक मुद्दों पर टिप्पणी करें। अब ये थ्योरेटिकल, ये प्रैक्टिकल, ये थ्योरेटिकल, यानी कि राजनीतिकरण का मतलब ये हुआ कि निर्णयों पर राजनीतिक दबाव पड़ने से आप निर्णय लें, ये तो हुआ है, लेकिन क्या अधिकारी इन राजनीतिकरण के बावजूद अपना कार्य कर सकता है, क्या उसको करना चाहिए? अगर आप इसमें सकारात्मक रूप में प्रस्तुत होंगे कि वो कार्य कर सकते हैं, तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। ध्यान रखिए, इस प्रकार के समस्त प्रश्नों में आप को सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाना है। अब आज समय अभाव है, वरना कभी फिर कभी मौका लगेगा तो आप लोगों से पूछूंगा, आपकी स्टडीज लेकर आइए और फिर हम उसको विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि 5 बज गया है, मुझे बहुत दूर जाना है, मुझे नोएडा जाना है बोर्ड मीटिंग पे, वरना आप लोगों के साथ बड़ा मजा आ रहा था, और आप चाहे बोल नहीं रहे थे, लेकिन आपके हाव भाव से मुझे लग रहा था जो मैं बात कह रहा हूँ वो आप तक पहुंच रही है, उसी का आनंद मुझे हो रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ आए। अगर एक दो प्रश्न आप लोगों के कोई हों तो वो मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा, अन्यथा फिर मैं आपसे ज्यादा चाहूंगा फिर कभी आएंगे। अब इन्होंने देखिए, जिसकी लाठी उसी की भैंस, इन्होंने पकड़ लिया, वरना तो पीछे भेज रहा था। चलिए सर, जैसे कि सिविल सर्विस प्रिपरेशन जब हम करते हैं तो हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना होना चाहिए कि किन किन चीजों से बचना चाहिए कि हमको अपनी एनर्जी वहां लॉस नहीं करनी? आपने जो मैंने बोला है ना, पहले आपने एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, सब है। हाँ सर, मैंने लॉस किया। पीछे पीछे पे जो उन्होंने उठाया था, टोपी पहने हुए, तो टोपी कई लोग, हाँ आप जाइए दीजिए। सर जैसे मतलब कोई सब्जेक्ट जब से मतलब अपने आप से बहुत कमजोर लगे तो उसको मतलब अच्छे से अच्छा बनाने के लिए कैसे एक ही समस्या, पिछले 5 सेकंड में ना आपने 3 बार मतलब का इस्तेमाल कर लिया। अब जो मैं आपसे बात कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। अगर आप रोज सुबह अखबार वैसे ही पढ़ेंगे जैसे मैं बता रहा हूं, अपने ग्रुप में अपनी चर्चा करेंगे, तो मतलब का मतलब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब आप टेप करेंगे तो आपको सिर्फ मतलब ही सुनाई देगा। इतनी बार हम कई बार ध्यान नहीं देते, इसको अन्यथा मत लीजिएगा, मैं आपको मजाक नहीं बना रहा हूं, मैं भी यही करता था। मैं एक डिबेट में गया, मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि मैं एक डिबेट में गया और डिबेटर बनने की कोशिश कर रहा था, ऐसा रोस्टर था, खड़े होकर मैं भूल गया मुझे क्या बोलना, 10 सेकंड बाद मुझे जाना पड़ा। हर के साथ होता है। मैं जब अच्छा डिबेटर बन गया, आईआईटी कानपुर में गया, एक दिन पहले गाने का कंपटीशन था, मैंने सोचा मैं गाना भी अच्छा गाता हूं, मैं चला गया वहां पे बिना तैयारी के, और जब गाना शुरू किया तो गलत सुर पकड़ लिया, 1000 लोगों ने मुझे बू करके बाहर निकाल दिया। तो हर के साथ गलती होती, मेरे बहुत गलतियां हुई, पुस्तक पढ़ी है, उन सब गलतियां मैंने लिखी हैं, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो इसमें सुधार होगा। मैंने आपका प्रश्न इसलिए नहीं सुना कि आपको सर्वप्रथम यह प्रयास करना पड़ेगा अपने विचारों की अभिव्यक्ति आप स्पष्ट रूप से कर सकें, जिससे जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वो आपकी बात को बार बार मतलब कहने के बावजूद समझे। तो आप इसे अन्यथा ना लीजिएगा, सबके साथ कुछ ना कुछ ऐसी समस्या होगी, और किसी अपनी कमी को छुपाइए मत, इसलिए क्योंकि हर व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होती है। अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला जो बिल्कुल परफेक्ट, आप सब में कमी होगी, चिंता ना कीजिए, उसको स्वीकारिए और दृढ़ संकल्प होकर उस कमी को दूर करने का प्रयास। ठीक है, अब मैं चाहता हूं आपके साथ रहना, लेकिन मैं एक समय कम है, लेकिन एक बिटिया है वहां पर, आप पूछिए। सर खुद को पॉजिटिव कैसे रखूं? खुद को पॉजिटिव करने के लिए आप जिससे भी मिल रही हैं उसकी पहले अच्छाई देखिए। वो अनिल स्वरूप साहब आए थे, मालूम नहीं मफलर उतार के कहां टांग दिया उनको, वैसे तो तमीज ही नहीं कपड़े पहनने की, इतनी गर्मी में कोट पहने हुए थे। आप ये सोच सकती है साहब बोले तो बहुत अच्छा, तो अब आपका ये चिंतन है, ये आपका चिंतन है, दूसरे का नहीं है। आप सोचिए इस बात को कि कोई आदमी आपको तब तक परेशान नहीं कर सकता जब तक आप खुद परेशान ना हो। सोचिए इस बात को। सर प्रेशराइज घर से हो रहा है, फैमिली वालों से हो रहा है सर, बाहर से किसी से कांटेक्ट नहीं है, बट दो कान किस लिए दिए भगवान ने? ट्रांसपेरेंसी लाइए भाई, एक कान सुनिए भाई। आप देखिए, आप, मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि अब आप सेल्फिश बन जाइए, आज आपको किस चीज से लाभ हो रहा है वही कीजिए, बस और कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। अगर कोई बोल रहा है बकवास करने दीजिए,
प्रेशर डालना है बिना आपके ऊपर प्रेशर आए हुए। आप स्वयं प्रेशराइज नहीं महसूस करेंगे तो नहीं करेगा प्रेशर। आपने कभी सोचा है कि चिलचिलाती धूप में वो ठेले वाला वो सब्जी बेच रहा मुस्कुरा रहा है, कैसे क्यों मुस्कुरा रहा है? आप और हम जाएं तो धराशायी हो जाएंगे, क्योंकि उसने अपनी मानसिकता को ऐसे ढाल लिया है, उसने अपने आप को ऐसे ढाल लिया है कि उसको फर्क नहीं पड़ता क्या धूप है। जो आपके घर की धूप है उसको आप अवॉइड कीजिए और कोशिश कीजिए, आप हर के लिए संभव नहीं है। जो नेगेटिव लोग हैं उनसे दूर रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए तो आप भी सकारात्मक सोचिए। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किनके साथ बैठे। आपके साथ जो बैठी हैं वो सब मुझे पॉजिटिव ही लग रही है, लेकिन अगर नहीं लग रही है तो ये अलग हो जाएगी। अब इससे पहले आप मुझे परेशान होकर निकाल दे बाहर, मैं कुछ चला जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।